Hello everyone, how are you all? I hope you all are perfectly fit and fine, and at the same time you are being regular with your studies. I hope you all are staying home and staying safe. आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है इंटरनेशनल बिजनेस. पिछली वीडियोस में मैंने बिजनेस एनवायरनमेंट का पूरा एस्पेक्ट कवर कर लिया, जो भी टॉपिक्स हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो होगा इंटरनेशनल बिजनेस. आज हम डिस्कस करेंगे कि इंटरनेशनल बिजनेस क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और इंटरनेशनल बिजनेस हमारे डोमेस्टिक बिजनेस या डोमेस्टिक ट्रेड से अलग कैसे है. ये सारी टॉपिक्स हम आज डिस्कस करेंगे. So let's start with the topic, but before I start, let me remind you, please do like, share and subscribe the channel and be regular with the channel for all the latest update. So let's proceed with the topic international business. International business का मतलब क्या हुआ? जब भी हम अपने बिजनेस को हमारी डोमेस्टिक बाउंड्रीज में कन्फाइन ना करके उसका जो प्रोडक्शन या उसका जो सेल्स है हम उसको इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च करते हैं, अपनी डोमेस्टिक बाउंड्रीज ऑफ द कंट्रीज़ के बाहर लॉन्च करते हैं, तो वो जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है एंटरिंग इनटू इंटरनेशनलाइजेशन और इंटरनेशनल बिजनेस. ठीक है. अब ऑल ऑफ अ सडन बीइंग अ फर्म आप इंटरनेशनल बिजनेस या इंटरनेशनल मार्केट में एंटर नहीं कर सकते हो. आपको हर एक चीज़, हर एक एस्पेक्ट को एनालाइज करना ज़रूरी है, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझना बहुत ज़रूरी है. तभी आप ये कह सकते हो कि आप श्योर हो पाओगे कि आप इंटरनेशनल मार्केट में भी एक्सेल करोगे. जब भी हम अगर हम डोमेस्टिक फर्म्स की भी बात करें, डोमेस्टिक बिजनेस की भी बात करें, तो जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं या प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं मार्केट में, उसके पहले हम एक अटेम्प्ट करते हैं कि हम कुछ सैम्पलिंग के बेसिस पे ही हम आगे का डिसीजन लें. जैसे हमने कुछ फ्री सैम्पल्स या फिर कुछ टेस्ट्स या ट्रायल्स के लिए कुछ सैम्पल्स मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किए, जिनके बेसिस पे हमने उस प्रोडक्ट का रिस्पॉन्स देखा कि क्या रिस्पॉन्स है मार्केट में. ठीक है. या फिर उसकी यूटिलिटी क्या है, एट द सेम टाइम कि कस्टमर्स को वो कितना बेनिफिशियल हो रहा है. ठीक. इसी के बेसिस पे, इस एनालिसिस के बेसिस पे ही हम आगे डिसीजन लेंगे कि हमें जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है वो कितनी क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर करना है, हमारे टारगेट कस्टमर्स क्या होंगे और किन किन एरियाज में अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट या सेल करना है. ठीक. सेम थिंग हैपन्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल बिजनेस. बिफोर एंटरिंग इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, पहली चीज़ तो सबसे इम्पॉर्टेंट समझने वाली ये है कि आप डोमेस्टिक मार्केट में एक्सेल कर लो, तभी आप इंटरनेशनल मार्केट की बात कर सकते हो. क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट आपकी कंट्री में एक्सेप्टेबल नहीं है, आप अपनी प्रोडक्ट को अपने ही कंट्री में एक अच्छा कस्टमर बेस नहीं क्रिएट कर पा रहे हो, देन हाउ कैन यू बी सो श्योर कि आप इंटरनेशनल मार्केट में एक अच्छा कस्टमर बेस क्रिएट कर पाओगे. ठीक है. डोमेस्टिक लेवल पे पहले अपनी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस एनालाइज करेंगे, उसके बाद हम इंटरनेशनल मार्केट में एक्सप्लोर करेंगे कि क्या हमारे प्रोडक्ट के नीड्स हैं, क्या हमारे टारगेट कस्टमर्स होंगे, हमारे कंपेटिटर्स कौन होंगे, क्या सूटेबिलिटी मिल पाएगी हमारे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, रॉ मटेरियल्स इजीली अवेलेबल होंगे या नहीं. हर एक एस्पेक्ट, हर एक चीज़ को हम एनालाइज करेंगे, उसके बाद ही हम इंटरनेशनलाइजेशन या इंटरनेशनल बिजनेस की तरफ बढ़ेंगे. ठीक. As you can see on your screens, I have written exchange of goods and services beyond the national or domestic boundaries of a country. ठीक है. इंटरनेशनल बिजनेस को हम इंटरनेशनलाइजेशन या फिर ग्लोबलाइजेशन कैन बी अनदर टर्म फॉर इट. क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में हम क्या करते हैं, वी आर ट्रीटिंग द एंटायर वर्ल्ड एज अ मार्केट. ठीक है. जहाँ पे हम ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं, तो दैट कैन बी एन अनदर एस्पेक्ट और अनदर नेम फॉर ग्लोबलाइजेशन एज वेल. वी कैन कंसिडर इंटरनेशनल बिजनेस एज ग्लोबलाइजेशन. चलिए आगे बढ़ते हैं. फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस. क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं? द फीचर्स आर नॉट जस्ट कन्फाइंड टू इट. जो डेफिनेशन मैंने आपको समझाया है, जो भी कुछ आपको बताया है कि इंटरनेशनल बिजनेस में क्या क्या होता है, वो सब चीज़ें, उससे रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स ही हमारे फीचर्स में आते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के. ये मैंने यहाँ पर 6 इंपॉर्टेंट फीचर्स लिखे हुए हैं. इसके अलावा भी कुछ माइन्यूट फीचर्स हो सकते हैं जो इंटरनेशनल बिजनेस में आएंगे. राइट. फर्स्ट वन इज फ्लो ऑफ कैपिटल अक्रॉस कंट्रीज. जब आप गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो बट ऑब्वियस है कि आपका कैपिटल फ्लो भी होगा. इफ़ यू रिमेंबर, प्रीवियस वीडियो में हमने फेमा के अंदर 2 ट्रांजैक्शंस कवर किए थे, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस. करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस में वी वर टॉकिंग अबाउट द बेसिकली द इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. लेकिन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस में हम परचेज एंड सेल ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इन द फॉरेन मार्केट, ये एस्पेक्ट भी डिस्कस कर रहे थे.
तो सेम थिंग हैपन्स हियर ऑल्सो कि जब आप इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स में इंडल्ज करोगे तो इट इज़ बट ऑब्वियस दैट यू विल बी इन्वॉल्विंग योर सेल्फ इन टू परचेज एंड सेल ऑफ assets and liabilities in the international market. सेकेंड पॉइंट है एक्यूरेट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड. मैंने आपको अभी बताया कि इंटरनेशनल बिजनेस में इन्वॉल्व होने के लिए आपको रिगरस स्टडी करना पड़ेगा और हर एक एस्पेक्ट को प्रॉपरली एनालाइज करना पड़ेगा. अब इस एनालाइजेशन प्रोसेस के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है, वो है इन्फॉर्मेशन. तो जब भी आप प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने वाले हो, कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहे हो या फिर अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को इम्प्रोवाइज करके एक इंटरनेशनल मार्केट में एंटर कर रहे हो, उसके पहले आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए वहाँ की कंडीशंस की, वहाँ की कल्चर की, एवरीथिंग. राइट. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल बिजनेस, दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट फीचर कि जो इन्फॉर्मेशन है दैट शुड बी एक्यूरेट एंड दैट शुड बी प्रोवाइडेड टाइमली टू द बिजनेस फर्म्स. नेक्स्ट है हमारा मार्केट एक्सपेंशन. ये तो बट ऑब्वियस इजीली अंडरस्टूड पॉइंट है कि जब हम डोमेस्टिक मार्केट से बढ़कर हम इंटरनेशनलाइजेशन की तरफ बढ़े तो हम अपना मार्केट एक्सपैंड करें. ठीक, अगर हम ऐसे समझे कि पहले मान लो हम कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करें तो वो अपने सिटी लेवल पे ही हम डिस्ट्रीब्यूशन या सेल्स उसका कर रहे थे. उसके बाद हम 2 स्टेट्स कवर किए, हमने 3 स्टेट्स कवर किए, उसके बाद हमने धीरे धीरे पूरी कंट्री को कवर किया. अब अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें तो हमने अपने कंट्री के अलावा और भी दूसरी कंट्रीज़ में अपना मार्केट एक्सपैंड किया है, अपने प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स की एक्टिविटीज़ को एक्सपैंड किया है. नेक्स्ट आता है हमारा वाइडर स्कोप. इंटरनेशनल बिजनेस जो है एक बहुत ही वाइड स्कोप है. यहाँ पे हम सिर्फ इंटरनेशनल बिजनेस की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ ट्रांजैक्शन बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज, ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज की बात ना करके हमें ये भी समझना है कि इंटरनेशनल बिजनेस में हर एक एस्पेक्ट आएगा, चाहे वो इंटरनेशनल फाइनेंस का हो, चाहे वो इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का हो, चाहे वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो. हर एक चीज़ आएगी हमारे इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर, क्योंकि बिजनेस इन सब चीज़ों के बिना रन करना पॉसिबल नहीं है. ना तो आप ह्यूमन रिसोर्स के बिना बिजनेस रन कर पाओगे, ना ही आप फाइनेंसेस के बिना बिजनेस रन कर पाओगे. ठीक. नेक्स्ट आता है हमारा मोर पोटेंशियल दैन डोमेस्टिक मार्केट. दिस इज़ वेरी ऑब्वियस एज वेल, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में आपके कस्टमर्स हैं वो कन्फाइंड है, बट जब आप इंटरनेशनल मार्केट में जा रहे हो तो आपका कस्टमर बेस इंक्रीज होता है. राइट. तो आपका जो ग्रो करने का पोटेंशियल है वो इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ जाएगा इन कंपैरिजन टू द डोमेस्टिक मार्केट, क्योंकि आप एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में ट्रांजैक्शंस करो, एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हो इनटू द ट्रांजैक्शन प्रोसेस. नेक्स्ट है हमारा मार्केट सेगमेंट्स. ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है इंटरनेशनल बिजनेस का. मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है? डिवाइडिंग द मार्केट इनटू होमोजीनियस ग्रुप्स. ठीक है, चाहे वो सेगमेंटेशन का बेस हम डेमोग्राफी ले सकते हैं या फिर साइकोग्राफी ले सकते हैं, कल्चरल बैकग्राउंड्स ले सकते हैं, लाइफस्टाइल ले सकते हैं, ट्रेडिशंस ले सकते हैं, एनीथिंग लाइक दैट, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर्स, एज ग्रुप के बेसिस पे, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट जिसके बेसिस पे हम मार्केट को अपना सेगमेंट करें, दैट विल बी कॉन्स्टिट्यूटिंग अंडर मार्केट सेगमेंट्स. ठीक है. तो जब इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर कर रहे हैं ना हम, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम सेगमेंटेशन ऑफ मार्केट पे फोकस करें. बिकॉज देखो, वंस वी सेगमेंट द मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ होमोजीनियस क्वालिटीज़, हमारे लिए कस्टमर्स को टारगेट करना और कस्टमर्स के साथ डील करना ईजी हो जाता है, क्योंकि हमारे कस्टमर्स सॉर्टेड रहते हैं. और वो जो एक एक्स्ट्रा एफर्ट हम लगाते हैं ना कि जहाँ पे गुड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पर भी हमने गुड्स अपने डिस्ट्रीब्यूशन या सेल्स के लिए दे दिए, वो एक कह सकते हैं कि वो एक अननेसेसरी एक्टिविटी नहीं करनी पड़ेगी हमें. एंड वी बी एबल टू नो कि हमें अपने गुड्स या सर्विसेज किस एरिया में, किस सेगमेंट में सेल करने हैं. ठीक. सो दीज आर द फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस. आई होप इट इज़ क्लियर. और अगर कोई और फीचर आपसे पूछा जाएगा तो यू विल बी एबल टू मेक इट आउट नाउ कि क्या क्या डिफरेंट फीचर्स हो सकते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के. अगेन आई विल रिमाइंड यू, रटिए मत, इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि इंटरनेशनल बिजनेस क्या है और वो क्या क्या चीज़ें कवर कर सकता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस की. पहला एडवांटेज है हमारा फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल. जब आप इंटरनेशनल बिजनेस में डील कर रहे हो तो योर फ्लो ऑफ कैपिटल बिकम्स ईजी, बिकॉज देयर आर डिफरेंट यू कैन से organizations that have been set up for the parity of the currencies between two countries. and एक कह सकते हैं कि एक एस्टिमेट लेकर के हम चलते हैं कि जो भी ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है उसके बाद जो उसका पेमेंट का टाइम हो उसमें कह सकते हैं कि डिले ना हो. राइट. सो when you're talking about free flow of capital, that simply means कि हम
परचेज एंड सेल ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं, विच बिकम्स वेरी स्मूथ एंड इट हैज़ अ फ्री फ्लो व्हेन वी आर डीलिंग इन इंटरनेशनल बिजनेस. नेक्स्ट आता है हमारा इंक्रीज्ड कंज्यूमर इनकम. अब कंज्यूमर इनकम कैसे इंक्रीज होगा ये समझने की ज़रूरत है. जब हम इंटरनेशनल बिजनेस में डील कर रहे हैं तो इट इज़ बट ऑब्वियस विल बी एम्प्लॉइंग सम पीपल for its working, will be employing the labor force, and ultimately when we are paying them, when it is increasing their standard of living, when we are increasing their income, it's but obvious that we are also increasing our consumers income, because ultimately the public that is living there will be our consumer. Next is advantages due to PLC. PLC is product life cycle. There are different phases into it: introduction, growth, maturity एंड डिक्लाइन. ठीक, अगर हम पीएलसी की बात करें तो इसके एडवांटेजेस आप कैसे ले सकते हो. मान लो आप सपोज आपका जो हेड ऑफिस है, आपका जो मेन बिजनेस है, जो डोमेस्टिक बिजनेस है, वो इंडिया में सेटअप है. इंडिया के अलावा आप यूएसए में आप अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहे हो फॉर एंटरिंग इनटू इंटरनेशनल बिजनेस. नाउ इंडिया में आपका प्रोडक्ट पहले लॉन्च हो चुका है, तो माइट बी पॉसिबल कि आपका प्रोडक्ट वुड हैव रीच्ड द मेच्योरिटी स्टेज, वेयर एज जब आप इसको यूएसए में लॉन्च करोगे तो वहाँ पे उसका इंट्रोडक्शन स्टेज होगा. तो कुछ बेनिफिट्स हमें इंट्रोडक्शन स्टेज के मिलेंगे, कुछ बेनिफिट्स हमें इंट्रोडक्शन स्टेज के हमें मिलेंगे यूएसए में, और उसके मेच्योरिटी स्टेज के हमें मिलेंगे इंडिया में. राइट, सो हियर इन वी कैन से कि डिफरेंट जो फेजेस होते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के, वो डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट होंगे. राइट, जिसका एडवांटेज हमें मिलेगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन के अलग एडवांटेज हैं, ग्रोथ के अलग एडवांटेज है, मेच्योरिटी के अलग एडवांटेज है. वेराज डिक्लाइन की सिचुएशन में हमें कई सारे स्टेप्स लेने पड़ते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को वापस रिकवरी की तरफ लेकर जाएं. फिर आता है हमारा एडवांटेजेस ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल. इकोनॉमीज ऑफ स्केल का सिंपल सा मतलब ये है कि जब भी हम बल्क में प्रोडक्शन करते हैं तो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो डिक्रीज हो जाती है. तब हमें कम पैसा लगाना पड़ता है प्रोडक्शन में. कोई भी चीज़ जब आप बल्क में प्रोड्यूस करोगे तो जो कॉस्ट लगाओगे वो कम हो जाती है. यही कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल. तो जब भी आप इंटरनेशनल बिजनेस में डील कर रहे हो तो बट ऑब्वियस सी बात है कि आप बल्क में प्रोड्यूस करोगे, ना सिर्फ अपने डोमेस्टिक कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए बल्कि अपने इंटरनेशनल कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए भी. तो वो जो बल्क में प्रोडक्शन होगा ना, दैट इज गोइंग टू रिड्यूस द प्रोडक्शन कॉस्ट दैट यू आर एक्चुअली एम्प्लॉइंग इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. नेक्स्ट आता है हमारा optimum and proper utilization of world resources. There are a number of resources around the world, around the globe, जिनका कोई यूसेज नहीं हो रहा है, बट इफ़ यू आर केपेबल ऑफ एक्सप्लोरिंग द मार्केट्स जहाँ पे उस रिसोर्स का कोई एक पर्टिकुलर यूज़ आप बना सकते हो, या फिर आप कस्टमर्स को अवेयर कर सकते हो कि उस पर्टिकुलर रिसोर्स से या उस पर्टिकुलर मटीरियल से एक अच्छा प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर करके उन्हें सेल कर सकते हो, उन्हें सेटिस्फाई कर सकते हो. सो दैट कैन बी एन एडवांटेज फॉर योर बिजनेस, and at the same time you will be able to utilize the resources accordingly. Next is free flow of technology. When we are talking about free flow of technology, जब हम international business में deal करेंगे तो हमारा जो technological upgradation होगा that might not be similar between two countries. ठीक है, तो एक country जो technologically upgraded है that can help the other one to produce the goods and services more effectively and efficiently. Coming to the next topic, that is disadvantages of international business. सबसे पहला disadvantage है international business kills domestic trade. जैसे ही आप इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करते हो ना, आपको डोमेस्टिक ट्रेड खत्म हो जाता है. दिस इज अ डिसएडवांटेज यू कैन से, बिकॉज देखो जब आप इंटरनेशनल मार्केट में अच्छा अर्न करने लगोगे तो ये एक बहुत कह सकते हैं कि एक टेंडेंसी है, नॉर्मल टेंडेंसी है कि जहाँ से आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है आप उसी एरिया में या उसी सेगमेंट पे आप ज़्यादा फोकस करने लगते हो. अल्टीमेटली अगर आपको डोमेस्टिक मार्केट से इन कंपैरिजन टू इंटरनेशनल मार्केट कम प्रॉफिट मिल रहा है तो आप डोमेस्टिक मार्केट पे कम फोकस करोगे, इंटरनेशनल मार्केट पे ज़्यादा फोकस करोगे. अल्टीमेटली दैट डोमेस्टिक ट्रेड विल बी किल्ड. राइट, नेक्स्ट इज हाई कॉस्ट. ये भी एक डिसएडवांटेज आप समझ सकते हो इंटरनेशनल बिजनेस का, क्योंकि अब आपको ज़्यादा कह सकते हैं कि रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे प्रोडक्शन के लिए, मशीन्स इक्विपमेंट्स का खर्चा, उसके बाद पे आपको लेबर फोर्स एम्प्लॉय करना पड़ेगा. ऑल दैट विल बी रिजल्टिंग इनटू अ हायर कॉस्ट. जो आप कॉस्ट डोमेस्टिक ट्रेड में लगा रहे थे वो अब बढ़ जाएगा व्हेन यू विल बी डीलिंग इनटू इंटरनेशनल बिजनेस और इंटरनेशनल ट्रेड. नेक्स्ट इज डिलेज इन पेमेंट. I told you very clearly that the currency of two countries are not similar, which is but obvious and well known by everyone. तो जब आप goods and services का में डील कर रहे हो तो बट ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका ट्रांजैक्शन होगा वो डिफरेंट करेंसीज में होगा.
अब उस करेंसी रेट को स्टेबलाइज करना, एक पैरिटी स्टैब्लिश करना बिटवीन टू करेंसीज कैन बिकम अ टीडियस टास्क एंड अल्टीमेटली दैट वुड रिजल्ट इनटू डिलेज इन पेमेंट. नेक्स्ट इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. देखो, whatever political rules and regulations your country is formulating might be possible कि एक टाइम के बाद after a tenure of 5 years हमारी गवर्नमेंट चेंज हो जाए, राइट. सो इन दैट केस जो भी रूल्स रेगुलेशंस या जो भी गाइडलाइंस प्रीवियस गवर्नमेंट ने बनाई थी टू डील इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, दैट वुड चेंज एंड अल्टीमेटली अफेक्ट द बिजनेसेस एंड इंडस्ट्रीज. नाउ जो बाहर की कंपनीज हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहती है, उनके लिए अब गाइडलाइंस, उनके लिए रूल्स और रेगुलेशंस अब चेंज हो जाएगा ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, बिकॉज हमारी गवर्नमेंट फिक्स्ड नहीं है. वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड इट कीप्स ऑन चेंजिंग. नेक्स्ट इज कल्चरल एंड सोशल बैरियर्स. हमारा जो कल्चर है माइट नॉट बी पॉसिबल कि वो दूसरी कंट्री के कल्चर से सिमिलर हो, एंड सेम टाइम जो सोशल ग्रुप है उनका, दिस इज बट ऑब्वियस कि वो सिमिलर नहीं होगा. अगर हम अपने इंडियन कल्चर की बात करें और यूएसए के वेस्टर्न कल्चर की बात करें तो देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन द टू. हमारी लाइकिंग्स, डिसलाइकिंग्स, हमारा डेली कंजम्पशन ऑफ फूड, आर यू कैन से dressing style, there are lot of dissimilarities between the lifestyle that we have and the lifestyle that the people of USA have or the western countries, right. तो ये भी एक कहीं ना कहीं बैरियर बनता है कि आप कुछ और आपके लिए कुछ और चीज़ें इंपॉर्टेंट है और उनके लिए कुछ और इम्पॉर्टेंट है, तो आपको उनकी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रख के ही प्रोडक्शन करना पड़ता है, राइट. एंड द लास्ट डिसएडवांटेज इज ड्रेन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. जब आप ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप रिसोर्सेज ज़्यादा लगाओगे, तो अल्टीमेटली जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारी, वो कहीं ना कहीं डिप्लीट होती हैं एक्स्ट्रा प्रोडक्शन या बल्क प्रोडक्शन में, राइट. नाउ मूविंग टू द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक बिजनेस. बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में, ये समझ लेते हैं, ठीक है. पहला पॉइंट है एनवायरमेंटल स्कैनिंग एट द डोमेस्टिक लेवल. एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या था? एनालाइजिंग योर एनवायरमेंट, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. ये सब आते हैं हमारे एनवायरमेंटल स्कैनिंग के अंदर. तो ये जो स्कैनिंग होगी वो डोमेस्टिक लेवल पे ही होगी, डोमेस्टिक बिजनेस पे, ठीक है. लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस में वो इंटरनेशनल लेवल पे होगी, राइट. दिस इज बट ऑब्वियस कि हम डोमेस्टिक मार्केट में, जो डोमेस्टिक बिजनेस में जब डील कर रहे हैं तो हम अपने सिर्फ लोकल कस्टमर्स को उनके ऊपर स्टडी करेंगे, अपने लोकल कंपेटिटर्स को चेक करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रेंथ्स दैट वी हैव, वीकनेसेस दैट वी हैव, अपॉर्चुनिटीज दैट वी हैव एंड थ्रेट्स दैट वी हैव. लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में अगर डील कर रहे हैं तो हमें उनके लेवल पे भी हर चीज़ को एनालाइज करना पड़ेगा कि वहाँ पे हमारे कंपेटिटर्स कौन कौन है, हमारा टारगेट कस्टमर ग्रुप क्या होगा. Everything has to be analyzed. Next is tariff rates of various countries do not affect it. इंटरनेशनल बिजनेस में टैरिफ रेट्स ऑफ वेरियस कंट्रीज अफेक्टेड डायरेक्टली. हम डोमेस्टिक बिजनेस में जब डील कर रहे हैं तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि यूएसए का टैरिफ रेट क्या है, या जापान का टैरिफ रेट क्या है, या चाइना का टैरिफ रेट क्या है, राइट. हम तो अपनी एरिया के अंदर कन्फाइंड है, तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे लिए कंट्री के लेवल पे हमें सिर्फ वही फॉर्मुलेट करने हैं, सिर्फ हमें वही फॉलो करने हैं और कुछ हमें नहीं करना है, राइट. लेकिन जब हम इंटरनेशनल बिजनेस की बात करते हैं तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम टैरिफ रेट्स को समझें कि किस कंट्री में क्या टैरिफ रेट है पर्टिकुलरली. आपको याद हो टैरिफ रेट्स मैंने आपको बताया था, द टैक्सेस दैट आर लेवीड ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ द कमोडिटीज. नेक्स्ट आता है फॉरेक्स रेट्स एंड फ्लक्चुएशंस डू नॉट अफेक्ट इट. ये डोमेस्टिक बिजनेस की बात है. इंटरनेशनल बिजनेस में फॉरेक्स रेट्स एंड फ्लक्चुएशंस अफेक्ट इट डायरेक्टली. जब आप इंटरनेशनल मार्केट में गए ही नहीं, आपको अपनी ही करेंसी में अपनी ही जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर डीलिंग करनी है गुड्स एंड सर्विसेज की, तो क्या ही फ़र्क पड़ता है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट है क्या हमारे लिए. फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट, राइट. किस मतलब दो करेंसीज के बीच में क्या एक्सचेंज रेट एस्टैब्लिश किया गया है, दैट इज़ ऑफ नो इम्पॉर्टेंस टू अस कि व्हाट इज़ द प्रिवेलिंग एक्सचेंज रेट इन दी मार्केट. लेकिन जब हम इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें तो इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू एनालाइज द फॉरेन एक्सचेंज रेट सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि हमारे ₹1 की वैल्यू फॉरेन मार्केट में यूएस डॉलर में या यूरो में या पाउंड में या येन में कितनी है, ठीक है. सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि हम अपने प्रोडक्ट को किस प्राइस पे सेल कर पाएंगे एंड क्या प्रॉफिट हम अर्न कर पाएंगे. नेक्स्ट, डोमेस्टिक बिजनेस में अफेक्टेड बाय द डोमेस्टिक कल्चर ऑफ द कंट्री
एंड इंटरनेशनल बिजनेस में अफेक्टेड बाय द कल्चर ऑफ वेरियस कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड. जब आप डोमेस्टिक लेवल पे ही ट्रेड कर रहे हो तो आपका जो कल्चर है पर्टिकुलर आपकी कंट्री का, सिर्फ वही आपको अफेक्ट करेगा. आपको उसी को ध्यान में रख के प्रोडक्शन और सर्विसेज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैरी फॉरवर्ड करनी है. लेकिन जब आप इंटरनेशनल बिजनेस में डील कर रहे हो तो जिन जिन कंट्रीज में आपका बिजनेस है, से फॉर एग्जांपल यूएसए में है, जापान में है, चाइना में है, तो इन सब कंट्रीज का कल्चर भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप एक्सेल कर पाओगे मार्केट में. लास्ट है इंटर फर्म ट्रांजैक्शंस एंड इंटरनेशनल बिजनेस में इंट्रा फर्म transactions. Inter firm transactions मतलब transactions within the firm itself, and intra firm transactions the transactions that are done between one firm to another, right? So I just hope this is clear to you all कि international business क्या है, features क्या है, advantages, disadvantages and difference. Remaining topic we will be starting tomorrow. Till then, take care. Thank you.